नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस पार्ट डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए, जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक इसका डिस्कस किया हुआ है, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग जो है इन्वायरमेंट बेसिक के सारे लेक्चर्स का आप लोग देख सकते हैं। और हम इसका आपको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसका पूरा कंप्लीट नोट्स। तो हम जो है आपको 1 से 2 दिन में इसका भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग जो है उससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरीके से बाकी और भी जो सब्जेक्ट्स आपके दिए हुए जनरल स्टडी के, तो हम आपको पूरे टॉपिक वाइज और साथ में जो टू द पॉइंट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको हम बताते चलेंगे, जिससे कि आपका जो काफ़ी अच्छे से जनरल अवेयरनेस का आपका तैयारी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में मैंने आपको जो है पॉल्यूशन से रिलेटेड, जिसमें कि नॉइज पॉल्यूशन हमने देखा था, और आज जो है हम लोग देखेंगे ओजोन लेयर के बारे में। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, जो ओजोन लेयर है, तो इसका डिस्कवरी जो है हेनरी बोसन और चार्ल्स फेब्रिज के द्वारा किया गया था। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, जो कि आपको ये याद रखना है। और देखिए, जो ओजोन लेयर जो है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे जो है क्वेश्चन आपका हमेशा हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक एक करके सारे जितना भी फिनोमिना है इसके, जैसे ओजोन लेयर का डिप्लेशन कैसे होती है और ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होती है, और कौन कौन से केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए डिप्लेशन करने के लिए। तो देखिए, जो ओजोन लेयर आपका है, तो ये जो है मोस्टली स्ट्रेटोस्फेयर जो रीजन है एटमॉस्फेयर का, तो वहाँ पे मोस्टली ये पाए जाते हैं। तो ये जो है आपका ये जैसे 15 से 25 किलोमीटर के बीच में जो रीजन है स्ट्रेटोस्फेयर का, तो उस रीजन में आपको पाई जाती है यहाँ पे। तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन इसी रीजन में होती है, जो कि आपके 15 से 25 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस के जो ये मतलब कि जो बीच में ये रीजन है, तो वहीं पे पाए जाते हैं। अब देखिए, जो फॉर्मेशन होती है ओजोन लेयर का आपका एटमॉस्फेयर में, तो जो ऑक्सीजन आप जानते हैं कि ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो एटमॉस्फेयर का यहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इनके ऊपर में पड़ती है। तो अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, तो ये सन से आते हैं, जिनका वेवलेंथ जो है शॉर्टर होती है 260 नैनोमीटर का। तो ये अगर मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, ये एटमॉस्फेयर के अंदर में, तो उस पर अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर पड़ते हैं, तो ये फिर टूट जाता है आके। फिर फर्दर और अगर ये जैसे मान लीजिए जैसे आपका ऑक्सीजन है ये टूटा, फिर ये O2 के साथ कंबाइन करेगा, तो ये फिर O3 आपका ये बना देगा यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, तो इसी तरीके से फिर इनका डिकम्पोजिशन होते ही रहते हैं और यह फिर बनते रहते हैं। तो इस तरीके से ओजोन लेयर का एक आपका परत बन जाता है बाद में जाके। तो इसी तरीके से ओजोन लेयर का आपका ये फॉर्मेशन होते रहती है, और एक तरीके का ब्लैंकेट मतलब कि जो एक लेयर होता है पूरा, वहाँ पे एक परत बन जाती है। और ये परत जितनी मोटाई होगी, तो ये जो है जितने भी हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं सन से, तो वो हमें बचाती रहेगी। और अगर मान लीजिए इनका अगर डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा, जो ओजोन लेयर की परत अगर वो डिकम्पोज हो जाएगी, जो सन से जो हार्मफुल रेडिएशन जो आते हैं वापस अर्थ सरफेस पे, तो वो अगर डायरेक्टली अगर आएंगे, तो इनसे ह्यूमंस को बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो मोस्टली जो एटमॉस्फेरिक जो ओजोन जो पाए जाते हैं आपके, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब इनका देखिए कि इंपॉर्टेंट फोटोकेमिकल प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है जो सोलर रेडिएशंस जो होते हैं, तो उनको ये ट्रैप कर उनको एब्जर्व करते हैं। तो एब्जर्व ये सभी को नहीं, जिनका वेवलेंथ मान लीजिएगा 200 नैनोमीटर से लेके 350 नैनोमीटर के बीच में होती है, तो उन सभी रेडिएशंस का जो है ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो भी सोलर रेडिएशंस होते हैं इतना वेवलेंथ के बीच में होते हैं। तो ये इनका एक इंपॉर्टेंट फोटोकेमिकल प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए, जो ओजोन लेयर है, जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, ये एक तरीके से एक ब्लैंकेट की तरह काम करते थे, तो इसीलिए इसको ओजोन ब्लैंकेट भी बुलाता है। यानी कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड के नाम से भी बोले जाते हैं। क्योंकि देखिए, सन है आपका यहाँ पे, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसे मान लीजिए यहाँ से आते हैं, तो डायरेक्टली ये अगर आएंगे, अब बीच में देखिए अर्थ सरफेस है जहाँ पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर में आप जानते हैं कि ये ओजोन लेयर है, तो जो भी ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं, तो ये जो है उनको ऑब्जर्व कर लेती है, जो कि ओजोन लेयर आपका यहाँ पे है। तो ये इनके एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जिनसे कि हमें जो है एक तरह से प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हमें प्रोवाइड करती है। और जितने भी जो रेडिएशन से जो हार्मफुल इफेक्ट जो भी हो सकते हैं, जैसे स्किन कैंसर की हम बात करते हैं, तो उन सभी चीज़ों से हमें ये बचाती है। अगर ओजोन लेयर नहीं रहता, तो डायरेक्टली जो सन से जो भी हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, तो वो डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे आ जाता, और इसके थ्रू हमें बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज होती है। जैसे स्किन कैंसर की बात कर लेते हैं हम, तो वो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रही है, तो ये भी एक सीरियस इशू है, जिसके चलते बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ओजोन लेयर का डिस्कवरी किया गया था 1913 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, जो कि ये फ्रेंच फिजिस्ट थे चार्ल्स फेब्री और हेनरी बोसन, तो इनके द्वारा किया गया था। तो ये आप लोग याद रखना है इसको, ये भी आपसे पूछा आता है क्वेश्चन।
अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ओजोन लेयर जो होती है इसकी डिप्लेशन होती है, यानी कि जो परत है इसकी, तो उसमें जो है इसके लेयर को डिप्लेशन कैसे हो रही है। तो देखिए जो डिप्लेशन होती है ओजोन लेयर का, तो ये नेचुरल प्रोसेस के चलते भी होती है और कुछ जो ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है तो इनके चलते भी होती है। तो जो नेचुरल प्रोसेस है सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। तो इसके लिए देखिए जो मेजर रिस्पॉन्सिबल है तो है नाइट्रस ऑक्साइड है, क्योंकि देखिए जो नाइट्रस ऑक्साइड है तो ये नेचुरली अकरिंग होती है और ये जो है बहुत ही मतलब कि एक वेरी ट्रेसेस में ये भी होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में, और यहाँ पे जब ये प्रेजेंट रहते हैं तो ये जो है जो इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं जो कि आपके ओजोन साइकिल के दौरान जो ऑब्टेंड होते हैं ये, तो उनसे ये रिएक्शन होती है। तो अब देखिए जैसे N2 को प्रेजेंट है, अब जो एक्साइटेड जो ऑक्सीजन के एटम जो रहते हैं उनसे रिएक्ट करेंगे तो ये फिर बनाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आपका ये बनाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपका बना यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन को जैसे ये रिमूव किया आपका यहाँ पे, अब यही चीज़ ऑक्सीजन जो रहते हैं तो ये ओजोन साइकिल को ये बनाते हैं और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं आगे चल के। अब यहाँ पे जो NO आपका बन रहा है यानी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपका बन रहा है यहाँ पे, ये फिर अगेन रिएक्शन करेगा सेकेंड ओजोन मॉलिक्यूल के साथ में। अब इसके साथ में फिर से ये अगला जो है फिर से साइकिल चेन को ये ब्रेक कर देगा। तो जैसे यहाँ पे पहले आपका एक्साइटेड जो ऑक्सीजन आइटम है जो कि ओजोन बनाते हैं ये, लेकिन ये क्या करेगा कि N2 ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो बना देगा नाइट्रिक ऑक्साइड। और फिर फर्दर जो NO आपका यानी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये फिर फर्दर एक और ओजोन मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेगा और इसको चेन को तोड़ देगा यहाँ पे। अब इसी तरीके से ये टूटते जाता है आपका, टूटते जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो ओजोन की परत है यानी कि जो O3 है तो वो टूट रहा है और उसकी परत को ये डिक्रीज करता जाएगा। तो इस तरीके से NO जो आपका है यानी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है तो ये बहुत ही डैमेजिंग होता है, क्योंकि जस्ट एक ओजोन एक यानी कि एक जो NO मॉलिक्यूल है यानी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है, तो ये एक बहुत सारा एक लंबा सेट चेन रिएक्शन को सेटअप कर देता है, जो कि अगेन जो है ओजोन मॉलिक्यूल को ये बार बार उसको रिमूव करते ही रहता है। तो ये आपका नेचुरल प्रोसेस के चलते होती है। हालांकि देखिए जो मेजर रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए, तो वो है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, यानी कि जो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो उसमें से मेजरली जो कंट्रीब्यूशन है ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखिए ये सारे कंपाउंड आपके होते हैं जिसमें कि CFCl3 आपका हो गया, दैट इज CF2Cl2 हो गया आपका, इसके अलावा CF2Cl आपका हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग फ्रियोन्स हम लोग बोलते हैं। अब इनका देखिए कुछ प्रॉपर्टी होता है, ये सारे जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होती है और साथ में लो विस्कोसिटी भी होती है, और ये ऑर्डरलेस होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं और नॉन फ्लामेबल होते हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में इन सारे प्रोडक्ट का अगर यूज़ किया जाएगा, तो अगर हम इनका यूज़ अगर करते हैं और ये करते भी है, जैसे आप जो भी फ्रीज वगैरह यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर आप जो यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो स्प्रे कैन होते हैं और साथ में जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स होते हैं, तो उन सभी में इनका भरपूर मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि इनका अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ये तो जैसे रिलीज होंगे ही एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में जब ये जाएंगे तो ये एयर पोल्यूशन को काउज करेगा। अब इनके चलते जो है फिर वहाँ पे क्या होगा कि एयर पोल्यूशन तो होगी ही होगी, और साथ में जो ओजोन लेयर का जो परत है, मतलब कि जो ये होती है आपके वहाँ पे डिस्ट्रॉय जो होती है ओजोन लेयर की जो परत है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते होती है, क्योंकि ये जो है रिएक्शन करते हैं वहाँ पे जाने के बाद, जब ये एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वहाँ फिर ओजोन लेयर के साथ ये रिएक्शन करते हैं और उसके साथ में जो उसकी परत है उसको ये डिस्ट्रॉय करती है। तो इस तरीके से देखिए जो ओजोन लेयर आपका है, तो ओजोन होल जो है बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि मतलब इसमें छिद्र जो होती है ये वेरियस केमिकल्स के चलते ये, तो ये मैक्सिमम होती है आपका ड्यूरिंग सितंबर मंथ के दौरान, सितंबर से लेकर नवंबर मंथ के बीच में, इसी समय जो है मैक्सिमम होल होती है। तो ये भी एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है कि जो ओजोन होल है तो ये मैक्सिमम किस दौरान होती है, तो दैट इज सितंबर मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ के बीच, या सितंबर से लेकर नवंबर मंथ के बीच में होती है। और ये किस कारण से होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेजरली रिस्पॉन्सिबल है जिसके अंदर में ये सारे आपके होते हैं। और मेजरली कहाँ से होते हैं, तो ये जैसे जो भी यूज़ करते हैं हम लोग, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो इनसे ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है, इसे इमिट होते हैं सबसे ज़्यादा। अब यही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे आंसर रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए आपका पहला है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन। तो ओजोन की केमिकल फार्मूला क्या होती है, तो देखिए इसका फार्मूला होता है O3। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी आपका इसका हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या ऑप्शन, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट या ऑप्शन को चूज करना है, ये ध्यान रखना है, इनकरेक्ट आपको चूज करना है। तो इसमें दिया हुआ आपका कि द इल इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज, तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है तो इसके इल इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए आपका कि स्किन मेलानोमा आपका है, तो देखिए अगर ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा तो स्किन मेलानोमा इफेक्ट ये तो आपका होता ही है, तो ये तो आपका सही है, लेकिन इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है।
फिर अगला देखिए बी दिया हुआ है कि डैमेज टू द इम्यून सिस्टम। अब देखिए अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर आते हैं, अगर वो डायरेक्टली हमारे ह्यूमन बॉडी पे वो पड़ेगा, तो इनसे इम्यून सिस्टम से तो वो तो हमारा डैमेज करेगा ही करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, तो ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि इसमें इनकरेक्ट आपसे पूछा गया था। फिर अगला देखिए कि आई एलिमेंट सच एज द कैटरैक्ट। तो आई एलिमेंट जैसे कि आपका इसमें कैटरैक्ट बता रहे, तो ये भी देखिए एक फिनोमिना आपका होता है जो कि ये हो सकता है ओजोन लेयर का डिप्लेशन होने से, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर अगला देखिए कि टू मेक द एक्वेटिक सिस्टम स्टेराइल, तो यानी कि जो इक्वेटिक सिस्टम है तो उनको जो स्टेराइल कर देगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो देखिए यही आपका जो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, क्योंकि ये जो है ओजोन लेयर के डिप्लेशन होने से ये इल इफेक्ट ये नहीं होते हैं उतने जितने कि ये सारे आपके होते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ओजोन लेयर के बारे में पूरा डिटेल में हमने देख लिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं एसिड रेन का फिनोमिना जो है, तो इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए एसिड रेन का सिंपल मतलब होता है कि जो यूजुअली जो नॉर्मल रेन जो रहता है आपका, तो उसका जो है नेचर जो है तो वो एसिडिक हो जाना है, यानी कि उसके पीएच जो है तो वो कम हो जाएगी। तो अगर हम उसी को बोलेंगे कि जो रेन है तो वो एसिडिक नेचर का हो चुका है, तो सिंपली ये आपका नॉर्मल टर्म है। अब देखिए यहाँ पे एसिड जो रेन है तो ये किस तरह मतलब जो रेन है तो उसकी नेचर किस तरीके से एसिडिक हो जाती है, क्योंकि देखिए ये होता है आपका एयर पोल्यूशन के चलते। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर एयर पोल्यूशन होती है तो मेनली उसमें जैसे आपका एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो आपके होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो मेजरली जो सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपके हैं, तो ये जो है इन्हीं यही मेजर काउज होते हैं इसके लिए, एसिड रेन के लिए। तो ये अगर एमिशंस होंगे एयर में जाके, तो उनके चलते क्या होगा कि आप जानते हैं कि वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर में, तो ये फिर जो है रिएक्शन करेंगे इनके साथ में, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ में भी, और ये फिर एसिड बनाते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग कि ये एसिड रेन है। यानी कि जो रेन होगा तो वो एसिडिक नेचर का होगा। अब देखिए जो नॉर्मल जो रेन रहता है आपका, रेन वाटर जो है, तो इसकी पीएच वैल्यू होती है ओरिजिनली 5.6 होती है। प्योर वाटर आपका रहता है तो वो जैसे आपका 7 रहती है, लेकिन कोई भी वाटर प्योर आपका रहता नहीं है। जो रेन वाटर आपका रहता है तो वो भी हल्का उसका एसिडिक नेचर ही रहती है, जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 होती है। क्योंकि देखिए कि यहाँ भी H प्लस आयन की फॉर्मेशन होती है। कोई भी रेन आपको जैसे रेन अगर आती है तो वाटर और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में, तो इनका रिएक्शन जब होता है तो वो कार्बोनिक एसिड आपका बनाते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 होती है। तो इतना जो है 5.6 अगर है तो ये इतना चलता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जैसे ही मान लीजिए अगर रेन वाटर है उसका अगर पीएच वैल्यू 5.6 अगर कम होता है तो वो फिर एसिडिक नेचर का हो जाएगा, और इसे ही हम लोग एसिड रेन हम लोग बोलेंगे। दस एसिड रेन का मतलब ये आपका हो जाएगा कि जिसमें कि एटमॉस्फेयर के अंदर में जो एसिड जो रहते हैं आपके, तो वो अगर मान लीजिए कि बनते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने के बाद, तो वो जो कि अर्थ सरफेस पे फिर ये एसिड के बन के ये आएंगे रेन के साथ में, तो इसी को हम लोग एसिड रेन बोलेंगे। अब देखिए जो फॉसिल फ्यूल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में, तो वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सारे जो सोर्सेस आपके SO2 का, या फिर जो आपका यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये एमिट होने के लिए, चाहे आप फॉसिल फ्यूल का वो आप घरों में यूज़ कीजिए, या फिर व्हीकल जो यूज़ करते हैं उनसे आपके रिलीज होते हैं, और या फिर बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जो कि ये आपके रहते हैं रिलीज होने के लिए। तो फॉसिल फ्यूल मेनली वो कंपाउंड आपके रहते हैं जो कि सल्फर और नाइट्रोजन उसके अंदर में प्रेजेंट रहता है, और साथ में कार्बन भी उनमें प्रेजेंट रहती है। तो मेनली रिस्पॉन्सिबल जो होता है आपका एसिड के लिए, तो दैट इज फॉसिल फ्यूल्स आपका हो गया, इनके बर्निंग के चलते होती है। अब मान लीजिए कि ये रिएक्शन करेंगे, SO2 और NO2 आपका रिलीज हो रहा है। अब वाटर मॉलिक्यूल H2O के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा आपका H1O3, और दूसरा आपका बनेगा H2SO4, और फिर ये जब रेन जो वाटर होगी रेन होगी तो इसके साथ में ये भी एसिड आ जाता है, और इनसे फिर जो है पूरा कोई भी एक्वेटिक एनिमल है या फिर कोई ट्री है तो इन सभी को जो है डिस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि ये केमिकल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से एसिड रेन की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे आप लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए जो फॉसिल फ्यूल्स हम लोग जो बर्न करते हैं तो उसके कंबशन से SO2 और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए जो ऑक्साइड्स आपके नाइट्रोजन के और सल्फर के, तो ये फिर मैनी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं इनके अंदर में, एटमॉस्फेयर के अंदर में, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है H2O प्रेजेंट है। तो ये फर्दर आगे जाके ये बनाते हैं HNO3, और दूसरा आपका H2SO4। तो ये दो इंपॉर्टेंट यानी कि एसिड है जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। अब यही जब एसिड रेन फॉल करेंगे अर्थ सरफेस पे रेन के साथ में, तो इसको बोलेंगे हम लोग एसिड रेन। तो केमिकल फार्मूला देखिए किस तरीके से आपका होता है। तो पहला आपका जैसे SO2 आपका ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ये O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है।
अब फिर फर्दर जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है तो ये आपका फिर से रिएक्शन करता है वाटर वेपर के साथ में, ये बनाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज SO3 रिएक्शन विद H2O, ये आपका बना देगा H2SO4, जो कि आपका एक एसिड आपका है। फिर अगला देखिए जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आपका है इसमें, तो ये भी रिएक्शन आपका करता है ये फर्दर जाके OH के साथ में, तो ये आपका बनाएगा नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। तो ये दो मेजर केमिकल आपके हैं, ये H2SO4, दूसरा आपका HNO3 है, जो कि कॉज करते हैं एसिड रेन के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है, पूछा गया था एसिड रेन से रिलेटेड RRB NTPC के प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन देखिए आपका पहला दिया हुआ है कि द रेन वाटर टर्न्स एसिडिक व्हेन इट्स pH फॉल्स बिलो। तो जो एसिड मतलब कि जो रेन ऑफ वाटर जो आपका है, तो उसका नेचर एसिडिक कब टर्न हो जाती है, जब उसका pH वैल्यू कितना से फॉल करे। तो आपको मैंने बताया था कि जो रेन वाटर जो आपका रहता है तो उसकी pH वैल्यू होती है नॉर्मली 5.6 होती है, क्योंकि का वो जो है आपका कार्बोनिक एसिड बन जाती है उसके चलते। लेकिन अगर 5.6 से अगर ये कम आपका होगा तो वो जो है रेन वाटर आपका एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। ये pH वैल्यू आप लोग याद रखना, ये भी पूछा जाता है आपको कि अगर इससे कम होगा तो जो रेन वाटर होगा तो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, इतना तक रहे तो वो चलता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ डैश एंड डैश इनटू द एयर। तो एसिड रेन आपका कॉज किसके चलते होती है, कौन सा रिलीज होते हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि पहला आपका था सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा था नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपका है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये दो रिलीज होते हैं, तो इसी के चलते एसिड रेन की फॉर्मेशन होती है। फिर अगला देखिए कि एसिड रेन हैज़ अ पीएच वैल्यू ऑफ, जो एसिड रेन होती है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो आपको मैंने बताया था कि जैसे 5.6 से कम होना चाहिए तो वो जो है रेन आपका रहेगा तो वो एसिड रेन में हो जाए कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया 5.5 और लेस, 12.5 और मोर, या 10.5 या 8.5 और मोर दिए तो आपका होगा ही नहीं, यही आपका हो जाएगा दैट इज 5.5 और लेस। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आपसे पूछे आ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपका है कि द एसिडिटी इन द एटमोस्फेयर इज बेसिकली कॉज ड्यू टू द इमिशंस ऑफ SOx एंड द NOx। यानी कि आप जानते हैं कि जो एसिडिटी जो होती है एटमोस्फेयर में तो वो आपका होता है बेसिकली एमिशन होता है आपका सल्फर का ऑक्साइड और साथ में जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है इनके चलते। तो आपको बताना यहाँ पे कि जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे SOx का, यानी कि जो सल्फर का ऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, जो कि ये एसिडिटी बनाते हैं फॉर्मेशन होने के, यानी कि जो एसिड रेन बनता है आपका, तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा होती है। तो देखिए आपने वहाँ पे देखा था अभी आपने कि जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए तो वो आपका होता है एक जो आपका सल्फर का ऑक्साइड है, दूसरा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। लेकिन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा होती है सल्फर का ऑक्साइड से, जो कि इसकी कंट्रीब्यूशन होता है अकेला 70%। और वहीं पे NOx की बात करते हैं नाइट्रोजन का ऑक्साइड का, तो इनका कंट्रीब्यूशन होता है 30%। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है आपका ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखने, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये भी, तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द प्रेजेंस ऑफ CO2 में रिड्यूस द pH ऑफ रेन वाटर अप टू। तो आप जानते हैं कि CO2 प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर के अंदर में। अब आप जानते हैं कि जो नॉर्मल रेन वाटर होती थी वो अगर न्यू बात करते हैं तो उसकी 7 होती है, लेकिन CO2 के प्रेजेंस होने के चलते इसकी pH वैल्यू जो है तो वो घट के 5.6 तक हो जाती है। तो इसके चलते कितना तक रिड्यूस हो जाती है रेन वाटर की, तो वो आपका होता है 5.6। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द एसिड रेन इज बेसिकली कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट सच एज। तो एसिड रेन जो है आपका ये बेसिकली कॉज आपका होता है कौन कौन से सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो फॉर्मेशन होते हैं उनके कारण। तो आपको मैंने बताया था कि पहला तो आपका होता है H2SO4, दूसरा आपका होता है HNO3, और तीसरा आपका देखिए इसमें ऑप्शन में आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आपको दो तो आपको मिल ही जाएंगे इसमें, H2SO4, दूसरा आपका HNO3 है, और तीसरा होता है कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। तो ये देखिए जैसे CO2 आपका एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, तो ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बनता है आपका H2CO3, तो ये आपका कार्बोनिक एसिड है। तो ये तीनों जो है फॉर्मेशन इन्हीं के चलते जो है एसिड रेन होती है। लेकिन इसमें से जो आपका कार्बोनिक एसिड ये उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करता जितना कि ये दोनों करते हैं आपके। तो इस तरीके से देखिए जो करेक्ट आंसर आपका होगा तो ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और बाकी देखिए ऑप्शन ए में HCl तो आपका फॉर्मेशन होगा नहीं, ये भी आपका दिया हुआ है सी में HCl आपका फॉर्मेशन होगा नहीं। और फिर उसके बाद देखिए H2SO4 और H2CO3 आपका है, तो ये दोनों तो होते हैं लेकिन मेजरली आपका रहता है इसमें H2SO4 और HNO3, ये दो तो आपके रहेंगे ही किसी में भी। तो ऑप्शन बी इस तरीके से आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि जो चीज़ मैंने आज आपको बताया ओजोन लेयर के बारे में और एसिड रेन के बारे में तो आपको समझ में आया होगा।
तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से आगे भी जो है हम लेक्चर को कंटिन्यू करते रहेंगे इन्वायरमेंट बेसिक्स का। और ये आपका 1-2 क्लास में, 2 या 3 क्लास में आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में स्विच करेंगे। और हम आपको इसका पीडीएफ भी 1-2 दिन में प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप लोग जो है रिवाइज अपना करते चलिए। और साथ में आपका जो है पूरा अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा जनरल स्टडी का। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अमोंग, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए और अच्छे से कंटेंट बना के लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।